आज हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है आप सबको पता है। बेसिकली इसमें 5 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक कार्ड होल्डर जो उस कार्ड को यूज़ करता है, मतलब क्रेडिट कार्ड ऑथराइज होता है यूज़ करने के लिए। दूसरा कार्ड इशूअर, मतलब वो इंस्टीट्यूशन जिसने कार्ड इशू किया है। मर्चेंट्स, मतलब वो एंटिटीज़ जो कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे, क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। मर्चेंट एक्वायरर्स, वो बैंक्स और एनबीएफसीज होते हैं जो कि एक अग्रीमेंट करते हैं मर्चेंट के साथ कि भाई हम आपके क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करेंगे। और क्रेडिट कार्ड एसोसिएशंस होती हैं, मतलब जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास लाइसेंस होता है इस चीज़ का कि वो क्रेडिट कार्ड इशूअर, जो क्रेडिट कार्ड इशूअर हैं, जो मर्चेंट एक्वायरर्स हैं, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर सकें। ठीक है, मतलब उन ट्रांजेक्शन को सफल बना सकें। ये देख लीजिए, ये जो चैप्टर है इसका नाम है जेआईबी पेपर 2 में है ये मॉड्यूल बी, और इसका चैप्टर 14 है पर्सनल फाइनेंसेस। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। क्या क्या बेनिफिट होते हैं क्रेडिट कार्ड के। पहली बात, क्रेडिट जो कार्ड होल्डर होता है वो गुड्स या सर्विसेज विदाउट कैरिंग कैश भी परचेज कर सकता है, मतलब उसे कैश कैरी करने की नीड नहीं रह जाती है। इसमें 15 से लेकर 51 दिन का लगभग जो है आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल जाता है, मतलब आपको कोई ब्याज नहीं देना होता है। एटीएम से भी कैश विड्रॉल हो सकता है। साथ ही आपको प्रूफ ऑफ परचेज भी देता है, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, आप किसी शॉपिंग करते हैं उसमें कोई डिस्प्यूट हो बाद में, तो आपके पास अगर रसीद नहीं भी है तो प्रूफ ऑफ परचेज है, क्योंकि आपने वहाँ पेमेंट कार्ड से किया है, कैश का पेमेंट किया है, तो कोई परचेज, कोई रसीद, कोई आपके पास सबूत नहीं होता है। इसके साथ ही साथ इसमें एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी भी होती है। तो आप अगर मान लीजिए अपनी फैमिली मेंबर में अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी अगर एड ऑन कार्ड देते हैं तो उसमें आप स्पेंडिंग पावर भी सेट कर, सपोज आपका क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का, आपने एक एड ऑन कार्ड अपने बच्चे को दे दिया 10,000 रुपए की लिमिट बना करके, तो वो क्या हो जाएगा, एड ऑन कार्ड हो जाएगा, उसमें आप डेलीगेट कर सकते हो स्पेंडिंग पावर को। इसके साथ ही साथ इसमें इंश्योरेंस कवर, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें भी प्राप्त होती रहती हैं, जो कि एडिशनल एडवांटेज है। मर्चेंट स्टैब्लिशमेंट्स के लिए क्या एडवांटेज है, ये एडवांटेज है कि इनकी सेल्स इससे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो कार्ड होल्डर है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है सेल्स बढ़ेगी। कार्ड होल्डर जो है वो प्रेफर्ड लोकेशन पर जाता है, जहाँ अगर किसी के पास कार्ड है तो उसी लोकेशन पर जाएगा शॉपिंग करने जहाँ पे वो कार्ड एक्सेप्टेबल है। तो इनके लिए ये भी अच्छी चीज़ है मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए। जो मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि नॉर्मली जाएँ तो उधार पे देना पड़ता है ना आपको सामान, लेकिन अगर कार्ड लेकर आया तो मर्चेंट को भी उधार नहीं देना पड़ रहा है और उसको भी इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल गया 50 या 51 दिन के, तो कुल मिला के विन विन सिचुएशन हो गई। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन जो होते हैं वो जो कंपनीज होती हैं वो स्वयं कर देती हैं। भाई अगर आपने एक्सिस बैंक का सपोज कार्ड है और उन्होंने मान लीजिए किसी लिवाइस के साथ मान लीजिए टाई अप किया, तो अब लिवाइस वालों का ऐड जो है एक्सिस बैंक वाले खुद ही कर रहा है ना कि लिवाइस का को ब्रांडेड कार्ड करके, तो कुल मिला के एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन भी हो जाते हैं, वो भी नेशनल लेवल पर हो जाते हैं। कोई भी अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह कुछ होता है तो वो भी सेटलमेंट हो जाता है, उसका भी पेमेंट बैक हो जाता है। कोई अगर कॉस्ट या सिक्योरिटी जो आपको, मतलब जो कैश हैंडल करने में जो मर्चेंट स्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्लम होती है, कैश हैंडल करने में कॉस्ट लगती है, सिक्योरिटी देखनी पड़ती है कैश के लिए, कैश को एक्वायर करना, फिर उसको बैंक में जमा करवाना, उन सब के जो कॉस्ट है वो भी बच जाती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और सब कुछ कार्ड होल्डर के थ्रू हो रहा है। बैंक्स को क्या क्या फ़ायदा है। एक तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेटर चांसेस होते हैं इसमें। एक बैंकिंग रिलेशनशिप बनता है नए कस्टमर के साथ। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उसके साथ भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है। इनकी जो बैंक की इमेज है उसमें पॉपुलैरिटी मिलती है, उसमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो सेविंग एक्सपेंसेस होते हैं, कैश होल्डिंग के, स्टेशनरी प्रिंटिंग, इन सब के, वो सारे एक्सपेंसेस पर भी ये सेव करता है बैंक। क्यों? क्योंकि सब कुछ कार्ड के थ्रू हो रहा है। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहला तो ये होता है कि जब भाई इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है तो कभी कभी आदमी ओवर स्पेंडिंग कर सकता है, मतलब खर्चा ज़्यादा कर देता है। कोई फ्रॉड वगैरह कुछ हो जाता है तो जब तक ये कार्ड ब्लॉक नहीं होता तब तक रिस्क बना रहता है, मतलब उसमें नुकसान हो सकता है। कभी कभी इसमें डेब्ट ट्रैप, यानी कि जो उधार का जाल होता है उसमें भी आदमी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत आदत पड़ जाती है बार बार एक्स्ट्रा शॉपिंग करने की, उसे जो चीज़ें नहीं जरूरत है फिर वो खरीदता है, तो उसे डेब्ट ट्रैप भी कह सकते हैं। गाइडलाइंस क्या है क्रेडिट कार्ड, जो भी बैंक के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं। जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं अदर देन आरबी, मतलब रीजनल रूरल बैंक को छोड़कर जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है, वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस को डिपार्टमेंटली कर सकते हैं या फिर किसी सब्सिडरी के थ्रू या किसी टाई अप अरेंजमेंट के द्वारा क्रेडिट कार्ड बिजनेस को कर सकते हैं। एनबीएफसी जो भी आरबीआई के साथ रजिस्टर हैं वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस को कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कार्ड इशू हुआ है या जो कि एग्जिस्टिंग कार्ड अगर अपग्रेड हुआ है या तो जब तक वो नहीं हो जाएगा, क्या नाम है, एक्टिवेट नहीं हो जाएगा, तब तक उसमें चार्जेस नहीं लगेंगे। और अगर मान लीजिए आपको अपडेट करना है एग्जिस्टिंग कार्ड को या फिर आपको कोई उसमें लिमिट बढ़ानी है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको कार्ड इशूअर को से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप नहीं कर सकते। ठीक है।
और एक्स्ट्रा आपको उनसे कंसेंट भी लेनी होगी, एक्सप्लिसिट कंसेंट लेनी होगी, उसके बाद ही कर सकते हो। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज फालतू का लगा दिया तो आपको रिटर्न करना, अगर पेनाल्टी भी हो सकती है तो कभी कभी आपको डबल चार्ज भी वापस करना पड़ेगा बैंक को। सैंक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड के लिए बताया गया है कि बैंक और एनबीएफसी जो है वो जो भी टोटल क्रेडिट कार्ड लिमिट होगी या क्रेडिट कार्ड कस्टमर होगा, वो जितने भी क्रेडिट कार्ड उसके पास होंगे उन सबको मतलब इन नोटिस लेगा। ये नहीं कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड से मतलब नहीं, कस्टमर से मतलब। अगर एक कस्टमर का 10 क्रेडिट कार्ड है तो वो 10 की लिमिट बना करके देखेगा, ठीक है। जो केवाईसी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना कंपलसरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी क्रेडिट कार्ड की होंगी वो सब इंग्लिश, हिंदी और प्रेफरेबली लोकल लैंग्वेज में बताई जाएंगी, लिख करके भी दी जाएंगी, जिससे कि जो कार्ड होल्डर है उसको पूरी बात समझ में आ सके। जो एक की फैक्ट स्टेटमेंट का भी एक प्रोसेस आरबीआई ने भी रिसेंटली शुरू किया है कि जो भी टर्म्स कंडीशंस होंगी उसको की फैक्ट स्टेटमेंट यानी कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशंस उनको प्रिसाइज करके एक पेज में कस्टमर को दिया जाएगा। जैसे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वांटम ऑफ चार्जेस, जो भी अलग सर्विसेज वगैरह हैं वो क्या क्या रेट्स पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसको बताई जाएंगी। पेनाल्टी चार्जेस सब बता दिया जाएगा अलग से की फैक्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि एक्चुअली तो टर्म्स कंडीशन बहुत लंबी होती है ना, उतना नहीं पड़ता है कोई। नो कार्ड इशूअर शैल रिपोर्ट एनी क्रेडिट, जब तक कार्ड एक्टिवेट नहीं होता तब तक जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी है वो उस कार्ड को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को रिपोर्ट नहीं करेगी, एक्टिवेट होने के बाद ही रिपोर्टिंग करी जाएगी। इंश्योरेंस जो भी होता है वो कभी कभी लॉस्ट कार्ड्स के लिए या फ्रॉड्स के लिए भी इंश्योरेंस भी कराया जा सकता है, तो उसमें इंश्योरेंस में लायबिलिटीज कवर हो जाती हैं। कई प्रकार कार्ड होते हैं जैसे को ब्रांडेड कार्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, एड ऑन कार्ड, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इश्यूएंस ऑफ कार्ड के लिए कहा गया कि बैंक एनबीएफसी जो भी हैं वो सारे टर्म्स कंडीशंस कस्टमर को बताएंगे जब इशू करेंगे कार्ड। तब बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जो भी एड ऑन कार्ड देगा उसकी लिमिट चाहे तो लोअर भी सेट कर सकता है, और कोई भी नया कार्ड रिप्लेसमेंट कार्ड होगा तो उसमें ईएमवी चिप और पिन इनेबल होना चाहिए। ये कंपलसरी हो गया आज के डेट में, ईएमवी चिप और पिन। से पहले साइन वाइन चलता था ना, अब वो नहीं है, पिन और ईएमवी चिप ये कंपलसरी है। अगर किसी भी उस पर कस्टमर की लिमिट जो है रिड्यूस करी जा रही है, क्रेडिट कार्ड मान लीजिए पहले 1 लाख का था, घटा के उसको 80,000 लिमिट करी गई, तो ये कस्टमर को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है, बाय ईमेल, बाय एसएमएस, जैसे ही बताया जाए, बट इन राइटिंग उनको इन्फॉर्म करना कंपलसरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी कार्ड जो है वो कस्टमर कहता है कि इसको बंद कर दीजिए या कैंसिल या क्लोज कर दीजिए, तो रिक्वेस्ट प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर कार्ड बंद करना होता है, बशर्ते उसमें जो अमाउंट है वो पे आउट हो जाना चाहिए, मतलब जो कस्टमर है वो पैसा दे चुका हो, या अगर क्रेडिट में बैलेंस है तो कस्टमर को पैसा प्राप्त हो चुका हो। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो होता है एक मंथली स्टेटमेंट होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ट्रांजैक्शन जो भी कार्ड के होते हैं वो सारी चीज़ें कस्टमर को हर महीने दी जाती हैं। इंटरेस्ट रेट अदर चार्जेस के लिए बताया गया क्रेडिट कार्ड ड्यूज जो होते हैं वो ये इसको नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लिया जाता है, पीएसएल में नहीं लिया जाता है। जो भी चेंजेस अगर किसी चार्ज वगैरह में कोई चेंज होंगे तो वो भी कम से कम 1 महीने की नोटिस दे के कस्टमर को बताया जाएगा कि कोई चेंज हो रहा है। तो कोई रॉन्गफुल बिलिंग अगर करी गई है तो बैंक या एनबीएफसी जो भी है वो उसका एक्सप्लेनेशन कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, और अगर कस्टमर ने उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड कर दिया कि नहीं भाई ये पेमेंट ये तो हमने खर्चा किया ही नहीं, आपने गलत हमसे चार्ज कर लिया है, तो उस केस में उसे 30 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस करना है, मतलब बिल्कुल सही करना है किसको, क्रेडिट कार्ड कंपनी को। फ्रॉड कंट्रोल के लिए कहा गया है कि जो कार्ड है उन पर ज़्यादातर फोटो लगा दी जाती है कार्ड होल्डर की, कार्ड के साथ पिन रहता है, ईएमवी रहती है, लैमिनेटेड कार्ड में सिग्नेचर रहता है। ये सब कुछ एडवांस मेथड्स हैं जिससे कि कार्ड में फ्रॉड रोका जा सके। सबसे नई चीज़ आई है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन से रिलेटेड हमने एक बहुत बेहतरीन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर रखा है, आप इसको देख लिया। टोकनाइजेशन आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। टोकनाइजेशन का मतलब ये है कि जब आप मान लीजिए कोई भी कार्ड, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लिपकार्ट पर अपना कार्ड यूज़ कर रहे हो तो बोलता नहीं सेव डिटेल्स करके आता है, तो आपके जो डिटेल्स है वो कंपनी, वो थर्ड पार्टी यानी फ्लिपकार्ट के पास हमेशा के लिए सेव हो गए। लेकिन अगर आप उसको नहीं सेव करते हो तो आपको ये कि बार बार डिटेल्स डालने पड़ते हैं। टोकनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपना जो भी डिटेल्स हैं वो बैंक उसको टोकन फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेगा थर्ड पार्टी को। तो उससे क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन होगा वो थर्ड पार्टी के पास होगा तो, लेकिन आपके एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं होंगे, उसका टोकन होगा। जब उसे पेमेंट लेना होगा तो वो उस टोकन को अप्रूव करवाएगा और बैंक उस टोकन समझ लेगा कौन सा एक्चुअल कार्ड होल्डर की बात हो रही है और पेमेंट उस हिसाब से कर देगा। तो ओवरऑल आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी और आपका जो भी डेटा है वो लीक नहीं होने पाएगा। तो फ्रॉड के चांसेस भी इससे कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल कार्ड डिटेल्स जब लीक नहीं होंगे तो फ्रॉड भी कम हो जाएगा। होम लोन्स के लिए कहा गया है कि इसमें टारगेट ग्रुप जो होता है रेजिडेंट्स भी होते हैं, एनआरआईज दोनों इसमें होम लोन ले सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन बताया गया, जो ग्रॉस मंथली इनकम है या नेट मंथली इनकम है उसके हिसाब से, और कॉस्ट ऑफ हाउस कितनी उसके हिसाब से डिसाइड होता है। इसमें होम लोन में हमेशा जो प्रॉपर्टी होती है मॉर्गेज हो जाती है। अगर स्पाउस की इनकम को भी इसमें काउंट किया जाता है होम लोन की लिमिट डिसाइड करते वक्त या अमाउंट डिसाइड करते वक्त, तो उसमें जो स्पाउस है वो को बोरोवर या गारंटर इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में खरीदी जा रही है तो भी जो अनदर पर्सन जिसके जॉइंट नेम में जो साथ में है उसको भी एज ए को बोरोवर उसमें लिया जाता है। बिल्डिंग और रेडी बिल्ट हाउस के लिए कहा गया है कि
जब भी मान लीजिए अगर प्लॉट के लिए पैसा दिया जा रहा है, तो जो सैंक्शन प्लान है, मतलब आज प्लॉट ले रहे हो, कल आप इसमें मकान बनवाओगे, तो उस मकान बनवाने की जो आपका सैंक्शन प्लान है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, मतलब जो भी अथॉरिटी वहाँ की आपके, जैसे दिल्ली का है तो डीडीए अगर है, या तो वो आपको बना कर, राजस्थान का है तो आरडीए जो है वो आपको बना करके देगा, ठीक है, कि हम ये सैंक्शन प्लान उनसे, मतलब उनसे अप्रूव्ड होना चाहिए। वो अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से आप लोन करेंगे। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो, अगर इससे मतलब जो भी पर्सन लोन ले रहा है वो एक अंडरटेकिंग भी देगा, एफिडेविट देगा कि भाई जो सैंक्शन प्लान है हम उसी के हिसाब से बनाएंगे, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको, मतलब कंप्लीशन होने के बाद 3 महीने के अंदर तक कंप्लीट सर्टिफिकेट भी बैंक को प्रोवाइड करेंगे। जो बैंक के द्वारा अप्रूव्ड आर्किटेक्ट होते हैं, वो आर्किटेक्ट इसका पूरा प्लान बनाते हैं, और वो इसको मॉनिटरिंग भी करते हैं कि स्टेज वाइज इसमें काम हो रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से पेमेंट भी डिसबर्स होता है। अगर मान लीजिए रेडीमेड हाउस यानी फ्लैट वगैरह खरीदा जा रहा है, तो भी ये एक एफिडेविट का अंडरटेकिंग देना होता है कि जो जो फ्लैट बना हुआ है वो एज पर सैंक्शन प्लान और बिल्डिंग के बायलॉज के हिसाब से बना हुआ है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए रेजिडेंशियल यूज़ के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसको कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उस पर लोन नहीं दिया जाएगा। बैंक जो है किसी भी जिस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बिल्डिंग्स के लिए लोन नहीं देगा। बैंक जो है वो कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी अगर मतलब है जो कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, उसके लिए भी लोन नहीं देगा। किसके? बिल्डिंग बनाने के लिए उसको लोन नहीं देगा। होम लोन के लिए क्वांटम बताया गया है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।